हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग सीटेड पेपर 2 के लिए 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो कई कई बार पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले सीटेड एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन पेडागॉजिक भी होंगे और क्वेश्चन जो है कंटेंट के होंगे। तो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, कितने क्वेश्चन आपके इसमें सही हो रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान में योगात्मक आकलन को किस पर बल देना चाहिए। विज्ञान में योगात्मक आकलन को किस पर बल देना चाहिए। अवलोकन कौशलों का आकलन करने में, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में, मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने में, या फिर महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने में। तो विज्ञान में जो योगात्मक आकलन है उसका मेन जो है उद्देश्य यही होता है कि कहाँ पे जो है बच्चों को कठिनाई आ रही, कहाँ पे सीखने में जो बच्चे की जो है मुश्किल आ रही, उसी का क्या करने में, उसी को जो है पहचान करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है। वृक्क मूत्राशय मूत्रवाहिनी मूत्र मार्ग, वृक्क मूत्रवाहिनी मूत्राशय मूत्र मार्ग, वृक्क मूत्राशय मूत्र मार्ग मूत्रवाहिनी, वृक्क मूत्राशय मूत्राशय या फिर मूत्र मार्ग मूत्राशय मूत्रवाहिनी। तो यहाँ पे बात की जाए उत्सर्जन तंत्र में जो मूत्र का जो सही मार्ग होता है तो सबसे पहले होता है वृक्क। वृक्क होता है सबसे पहले, तो वृक्क तो सभी में दिया गया। उसके बाद होती है मूत्रवाहिनियाँ। क्या होती है, मूत्रवाहिनियाँ जो होती हैं मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं, फिर उसके जो है मूत्राशय में पहुंचने के बाद मूत्र मार्ग से उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वृक्क मूत्रवाहिनी मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित जंतुओं में से रोमैंथी रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। तो रोमैंथी रूमिनेंट का मतलब होता है जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं एक प्रकार से उन्हीं को कहा जाता है रोमैंथी या फिर रूमिनेंट। तो इसमें शाकाहारी कौन कौन से हैं, भैंस गाय हिरन। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि भैंस गाय हिरन जो है रोमैंथी जंतुओं का समूह हो जाएगा। जैसे कि बिल्ली भैंस हिरन, तो बिल्ली क्या मांसाहारी है, भैंस गाय कुत्ता, इसमें कुत्ता मांसाहारी हो जाएगा, गाय हिरन और कुत्ता इसमें कुत्ता मांसाहारी हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है। युग्मनज, युग्मक बनना, निषेचन, भ्रूण, युग्मक बनना, निषेचन, युग्मनज, भ्रूण, युग्मक बनना, युग्मनज, निषेचन, भ्रूण, युग्मक बनना, निषेचन, भ्रूण, युग्मनज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम होता है वह होता है सबसे पहले युग्मक बनना, फिर निषेचन और फिर युग्मनज, फिर भ्रूण। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। विज्ञान हमेशा अस्थायी है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत दिया गया कि विज्ञान की जो प्रकृति स्थिर नहीं होती है, जबकि कैसी प्रकृति होती है, गतिमान होती है, गतिमान या फिर अस्थायी प्रकृति होती है विज्ञान की जो है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया, विज्ञान हमेशा अस्थायी है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है और विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, जबकि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे जैसे सेकंड ऑप्शन में डी वाला दिया गया, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो दूसरा है यही वाला जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से विद्युत के चालक हैं। सिरका, शर्करा का विलयन, लवण का विलयन, आसुत जल। तो इसमें से पूछा गया कि विद्युत के चालक कौन कौन से हैं। तो सिरका विद्युत का चालक होता है, जबकि शर्करा का विलयन चालक नहीं होता है। लवण का विलयन जो है ये भी क्या होता है, विद्युत का चालक होता है, जबकि आसुत जल जो है विद्युत का चालक नहीं होता। तो यहाँ पे पूछा गया विद्युत का चालक, जिसमें से ए और सी ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो इसके अनुसार तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और सी हो जाएगा यहाँ पे सही बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त क्रियाकलाप के द्वारा प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब किन जो है यहाँ पे हो जाएगा, किन उपयुक्त क्रियाकलाप के द्वारा, मतलब कौन सी उपयुक्त क्रियाकलापों के द्वारा प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रेक्षण, निष्कर्ष निकालना और मापन के द्वारा, प्रेक्षण और चरों पर नियंत्रण, प्रेक्षण, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना, या फिर प्रेक्षण और मापन। तो प्रक्रिया कुशलताओं का जो है किसके द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले प्रेक्षण निकाला जाता है, फिर उसका वर्गीकरण और फिर उसके बाद निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या है। प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे को खोजने का अवसर प्रदान किया जाए। उसे यह स्पष्ट कीजिए कि हल्का अथवा भारी अपेक्षित पद हैं। इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि ये बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसका आदर किया जाना चाहिए। बच्चे को स्पष्ट कीजिए कि यह वस्तु का भार नहीं है वरना उस वस्तु का घनत्व है जो यह निर्धारित करता है कि वस्तु डूबेगी अथवा तैरेगी। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रतिकारी उदाहरण दीजिए। बच्चे को जो है उसके विपरीत उदाहरण देना चाहिए। विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं को व्यवस्था करके बच्चे को खोजने का अवसर प्रदान किया जाए। तो वह ऑप्शन यहाँ पे हमेशा सही होता है पेडागोजी में, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, खोज करके सीखते हैं, विविध तरीकों को अपनाते हैं और दैनिक जीवन से जोड़कर चीज़ों को सीखते हैं। तो वो ऑप्शन क्या होता है, हमेशा सही होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास दो परख नलियाँ ए और बी हैं। परख नली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है जबकि परख नली बी में फिनाप्थिलीन का जलीय विलयन भरा है। इन दोनों परख नलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर इनमें भरे पदार्थ प्रतीत होंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंट हम लोग जानते हैं कि जब हल्दी जो होती है, हल्दी का किसी अम्ल के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो हल्दी का जो कलर होता है वह चेंज नहीं होता, सेम जो पीला कलर वही रहता है। और जब फिनाप्थिलीन की किसी अम्ल के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो वो क्या रहता है, वो रंगहीन रहता है। रंगहीन रहता है, कोई भी रंग नहीं देता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ए में पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा, क्योंकि जब जो है हल्दी की अपक्रिया कराई जाएगी किसी अम्ल के साथ तो पीला कलर का रहेगा, सेम रहेगा। और फिनाप्थिलीन की जब अपक्रिया कराई जाएगी तो क्या करेगा, रंगहीन रहेगा। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समय को दर्शाता है। मतलब पूछा गया कौन कौन इनमें स्वपोषी हैं। पालक, छत्रक, टमाटर, ईस्ट। जैसे कि ईस्ट जो होता है यह आता है मृतोपजीवी के अंतर्गत, मृतोपजीवी के अंतर्गत आता है यह। तो यह ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तुलसी, अमर बेल, छत्रक, तुलसी और जैसे कि अमर बेल जो होता है तो अमर बेल जो है परजीवी के अंतर्गत आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। शैवाल, पालक, टमाटर, केला। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। शैवाल, पालक, टमाटर और केला ये क्या तीनों स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं, जबकि चौथा ऑप्शन दिया गया है शैवाल, अमर बेल फिर दे दिया गया, तो अमर बेल जो है पैरासाइट आता है, परजीवी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है, शैवाल, पालक, टमाटर, केला। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है जहां आकार धीरे धीरे पचता है। तो कौन से जानवर की बात की जा रही है यहाँ पे, कौन से जानवर की बात की जा रही है यहाँ पे, जंतु की बात की जा रही है, घड़ियाल की, ऑक्टोपस की, कछुआ की या फिर स्टारफिश। तो ऐसा प्रक्रिया होती है स्टारफिश में जिसको तारमीन भी कहा जाता है। ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए विकल्प के किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है। तो ऊष्मीय मान जो होते हैं उनको व्यक्त किया जाता है किलोजूल प्रति किलोग्राम, किलोजूल प्रति किलोग्राम में। निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है। प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, साहित्यिक साक्षरता का निर्माण करना, विज्ञान और कला के अंतर संबंधों को समझना, प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षिक
शैक्षणिक श्रेष्ठता अर्जित करना है। तो पूछा गया कि मुख्य अपेक्षा में से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत दिया गया इसके अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सहित है, मतलब सत्य है। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 H2O का उपयोग होता है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपयुक्त होती है, तो बिल्कुल गलत दिया गया है। इसमें क्या होता है, H2O जो होती है वो क्या होती है, मुक्त होती है, जबकि CO2 को यूज किया जाता है। प्रकाश H2O नहीं, यहाँ पे क्या है, O2 जो होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है, और क्या होता है CO2 का जो है यूज किया जाता है। CO2 को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है इसमें से। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिया गया सी वाले तो गलत दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपयुक्त होती है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे ए और बी सही है कि सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग होता है। तो यहाँ पे ए बी वाला जो ऑप्शन वही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही दिया गया, ए और बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। तो सामान्य नियम पहले बताए जाते हैं निगमनात्मक विधि में। तो यहाँ पे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस इसका आंसर हो जाएगा निगमनात्मक पाठ। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील, आयोडीन युक्त नमक, गुब्बारे में भरी वायु, ब्रास या फिर पीतल। तो यहाँ पे विषमांगी मिश्रण कौन सा है, तो यहाँ पे आयोडीन युक्त जो नमक है ये क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं के द्रव कुंचन हो जाता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है कि नमक और चीनी का यूज इसलिए किया जाता है कि सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं को क्या हो जाता है, द्रव कुंचन हो जाता है, और जो अचार वगैरह होता है वो क्या खाद्य पदार्थ वगैरह होते हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रह पाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक या फिर थर्मोप्लास्टिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत का कुचालक है, इसलिए बेकेलाइट का यूज किया जाता है विद्युत यंत्रों में। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है, इस दवाई में मुख्य संघटक क्या होता है। तो मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है CO3 जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हीना कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में किस एक पदार्थ का उपयोग कर सकती है। रबड़ के पाइप का, मोटा धागा, स्टील का तार, कांच की छड़। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील का तार, क्योंकि स्टील का तार क्या होता है, विद्युत का जो है सुचालक है, इसमें क्या है धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। CNG, पैराफिन, मोम, बिटुमिनस या फिर केरोसिन। तो यहाँ पे CNG जो है पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं, जबकि पैराफिन, मोम, बिटुमिनस, केरोसिन ये सभी जो है पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। मतलब कौन से स्थान में सबसे ज़्यादा चक्रवात आने की संभावना है, पुरी, मुंबई, गोवा या फिर पोरबंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरी। और पुरी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। अब यहाँ पे बात की जाए इसका कारण कि जो पुरी में सबसे ज़्यादा चक्रवात क्यों आते हैं, या फिर पुरी न देकर दूसरा अगर कोई जगह दे दी जाए तो क्या होगा। जैसे कि हमारा देश ऐसे है, ठीक है, तो ये जैसे कि हमारा क्या है, देश हमारा जैसे है, ये फिर से बनाते एक बार इसको, जैसे कि क्या है, अरे बस इतना इसको समझते हैं। जैसे कि हमारा क्या, मान लो एक नक्शा हमारा है भारत देश का जो है, तो ये हमारा होता है पूर्वी तट। पूर्वी तट हमारा यह है, और ये वाला होता है पश्चिमी तट।
ये होता है पश्चिमी तट। तो इधर पूर्वी तट में जितने भी राज्य स्थित होंगे, पूर्वी तट में जितने भी राज्य स्थित होंगे तो उनमें जो चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि जो मुख्यतः चक्रवात उठते हैं वो उठते बंगाल की खाड़ी से। तो बस यही वाला इसका जो तर्क बिल्कुल सही है। जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया या फिर अन्य कोई राज्य जो दे दे, तो जो पूर्वी क्षेत्र में स्थित होगा तो उसमें क्या चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे पूरी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। तो जब क्या करते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, बच्चे होते हैं, जितना एक्टिविटी करते हैं तो उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन। तो विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ होता है अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? मैग्नीशियम, जस्ता, एल्युमिनियम, सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम धातु जो है वायु में रखने पर जल उठती है। तो इसको रखा जाता है केरोसिन में। कहाँ रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। और एक धातु और जिसको केरोसिन में रखते हैं वो है पोटेशियम धातु। पोटेशियम और सोडियम को जो है केरोसिन के अंदर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है? मतलब कोई जो है अध्यापक है वो पढ़ाने से पहले क्या करता है? मंड के रासायनिक परीक्षण करता है। वो किस लिए कर रहा है? बोध करने के लिए, सृजन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए या फिर अनुप्रयोग करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बोध करने के लिए। क्या है? वो बच्चों में समझ डेवलप करना चाह रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लंबा मेरुदंड, बहुत सी मांसपेशियां, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों से मुड़ा होता है। तो ये बात की जा रही है यहाँ पे सर्प के बारे में। किसके बारे में? सर्प के बारे में। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा अन्न से भिन्न है? संरक्षण, वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण या फिर अपर्दन। तो यहाँ पे अन्न से भिन्न संरक्षण। संरक्षण क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को जैसे सुरक्षित रखना। वनोन्मूलन और मरुस्थलीकरण, अपर्दन, ये क्या होता है? इनमें सब क्या होता है? इनमें चीज़ों को नुकसान होता है। जैसे कि वनोन्मूलन में क्या होता है कि वनों को मतलब नष्ट करना। मरुस्थलीकरण में, अपर्दन में वही क्या होती है? मिट्टी वगैरह कटने लगती है। और मरुस्थलीकरण में भी क्या होता है कि मिट्टी का जो है, मरुस्थलीकरण में क्या होता है कि वहाँ पे जो वनस्पतियाँ वगैरह होती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं? धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, वहाँ मतलब ख़त्म हो जाती हैं। तो वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण और मृदापर्दन में क्या होता है? मिट्टी वगैरह कट जाती है, सब मिट्टी का जो है पूरा नुकसान हो जाता है। और पेड़ पौधे भी वहाँ से क्या होते हैं? जहाँ पे मिट्टी कटने लगती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी बह जाती है। तो मृदापर्दन, वनमूलन, मरुस्थलीकरण, इनसे अलग है क्या? संरक्षण। संरक्षण में क्या होता है? किसी चीज़ को सुरक्षित किया जाता है। जैसे कि वनों के क्या संरक्षण किया जाता है? वनों के तो वनों की जो है सुरक्षा की जाती है उसमें से। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है अलग दिया गया है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस पर बनाता है सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रक्रमण से सुमिलन करता है? समझ, सर्जना, विश्लेषण या फिर स्मरण। तो क्या कर रहा है? सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण कर रहा है। तो क्या कर रहा है? सृजित कर रहा है कोई चीज़ को। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्जना। तो हमारे सारे क्वेश्चन 30 जो है कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।